नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का लेगेसी लिटरेचर्स पर। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 हिंदी का एक बहुत ही विचारात्मक और सामाजिक चेतना से भरा निबंध अर्धनारीश्वर। इसके लेखक हैं रामधारी सिंह दिनकर, जो इस रचना के माध्यम से नारी और पुरुष की समानता और परस्पर पूरकता का संदेश देते हैं। अर्धनारीश्वर के कॉन्सेप्ट के जरिए लेखक ये बताते हैं कि समाज का संतुलन तभी संभव है जब नारी और पुरुष दोनों को समान अधिकार और सम्मान मिले। इस वन शॉट लेक्चर में आपको मिलेगा सिंपल एक्सप्लेनेशन और बिहार बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो वीडियो को अंत तक देखिए और चलिए शुरू करते हैं। क्या हो अगर जेंडर इक्वालिटी का सबसे पावरफुल आइडिया हमारे ही इतिहास में कहीं छिपा हो, एक ऐसा कॉन्सेप्ट जिसे हम शायद भूल चुके हैं। तो चलिए आज रामधारी सिंह दिनकर के एक कमाल के निबंध के जरिए अर्धनारीश्वर की इस गहरी फिलॉसफी को समझते हैं। ये जो शब्द है ना, अर्धनारीश्वर, ये सिर्फ एक शब्द नहीं है। इस एक लफ्ज़ में बैलेंस की, संतुलन की एक पूरी फिलॉसफी छुपी है। और इस फिलॉसफी को हमारे सामने रखा था महान लेखक रामधारी सिंह दिनकर ने। एक ऐसा कॉन्सेप्ट जो मर्द और औरत के बीच की हर दीवार को तोड़ने की बात करता है। तो सवाल उठता है कि आखिर ये अर्धनारीश्वर है क्या? देखिए, ये शिव और पार्वती का एक कल्पित रूप है, यानी एक कल्पना से बना रूप। ज़रा इमेजिन कीजिए, एक ही शरीर जिसका आधा हिस्सा पुरुष का है और आधा स्त्री का, हाफ मेल हाफ फीमेल। शायद इससे बड़ा, इससे पावरफुल सिंबल मर्द और औरत की बराबरी का हो ही नहीं सकता। तो आगे हम क्या बात करने वाले हैं? हमारा सफ़र शुरू होगा इस प्राचीन, इस परफेक्ट आइडियल से। फिर हम देखेंगे कि आज की सच्चाई क्या है और आखिर में हम उस बैलेंस को, उस संतुलन को वापस पाने का रास्ता तलाशेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहला सेक्शन, द परफेक्ट यूनियन। आखिर दिनकर के निबंध के मुताबिक ये अर्धनारीश्वर का रूप क्या दर्शाता है? इसके पीछे का विजन क्या है? दिनकर इस रूप को ना बहुत ही खूबसूरती से बयां करते हैं। ज़रा तसव्वुर कीजिए, एक ही मूर्ति में दो अलग अलग चीज़ें एकदम बैलेंस में। एक आँख बिल्कुल कोमल रसमयी, तो दूसरी आँख विकराल यानी फियर्स। एक हाथ में त्रिशूल है तो दूसरे हाथ में चूड़ियाँ खनक रही हैं। ये रूप हमें बताता है कि कठोरता और कोमलता यानी टफनेस और सॉफ्टनेस ये अलग अलग नहीं है, ये एक साथ एक ही इंसान में हो सकते हैं। और बस यही यही इस पूरे कॉन्सेप्ट का कोर मैसेज है। दिनकर के लिए ये सिर्फ एक पौराणिक कथा नहीं थी, ये इंसानियत के लिए एक ब्लूप्रिंट था। उनका साफ कहना था कि अगर किसी पुरुष में सो कॉल्ड नारी वाले गुण आ जाते हैं तो यह उसकी कमज़ोरी नहीं, बल्कि यह उसकी पूर्णता को, उसकी कंप्लीटनेस को बढ़ाते हैं। तो ठीक है, आइडियल तो ये है, लेकिन फिर दिनकर हमसे कहते हैं ज़रा रुकिए और अपने आसपास देखिए, आज के समाज को देखिए। हम क्या देखते हैं? इस आइडियल का बिल्कुल उल्टा। हम देखते हैं एक साफ साफ बंटवारा। समाज ने सारे गुणों को मर्द और औरत के बीच बांट दिया है। पुरुष को बना दिया धूप और नारी को चांदनी। पुरुष को बना दिया एक मजबूत वृक्ष यानी पेड़, और नारी को उस पर लिपटी हुई लता यानी बेल। इसका नतीजा क्या हुआ? नतीजा ये हुआ कि आज पुरुष स्त्रैण यानी औरतों जैसा कहलाने से डरता है और नारी कर्कश या मैनली दिखने से घबराती है। और इसी पे दिनकर एक बहुत बहुत चोट करने वाली बात लिखते हैं। वो कहते हैं कि ऐसा लगता है जैसे गुणों का ये बंटवारा करते वक्त पुरुष ने नारी से उसकी राय पूछी ही नहीं। उसने खुद को वृक्ष बना लिया और नारी को अपने आप ही लता बना डाला। तो ये बंटवारा हुआ कैसे? हम यहाँ तक पहुँचे कैसे? दिनकर इसकी जड़ों को इंसानी इतिहास के एक बहुत बड़े टर्निंग पॉइंट तक ले जाते हैं। दिनकर के अनुसार ये सब शुरू हुआ कृषि के आविष्कार से, यानी जब इंसान ने खेती करना सीखा। उससे पहले आदिम मानव के समय में मर्द और औरत दोनों बराबर थे, साथ शिकार करते थे, साथ रहते थे। लेकिन खेती ने सब बदल दिया। जिंदगी दो हिस्सों में बंट गई। पुरुष बाहर खेत में रह गया और स्त्री घर के अंदर बंद हो गई। और बस यहीं से पुरुष की दुनिया यानी बाहर की दुनिया बड़ी होती चली गई और स्त्री की दुनिया, घर के अंदर की दुनिया, छोटी और डिपेंडेंट होती चली गई। और दिनकर कहते हैं कि यहीं से शुरू हुई नारी की पराधीनता, यानी औरत की गुलामी। उसका पूरा अस्तित्व, उसकी खुशी, उसका दुख, यहाँ तक कि उसकी ज़िंदगी, सब कुछ पुरुष की मर्ज़ी पर निर्भर हो गया। अब आगे दिनकर एक थोड़ा कंट्रोवर्शियल मुद्दा उठाते हैं। वो बताते हैं कि कैसे हमारे कई बड़े बड़े सम्मानित विचारकों ने सदियों तक इस बंटवारे को कम करने की बजाय और भी गहरा किया। एक एग्जाम्पल देखिए जो काफ़ी हैरान करने वाला है।
दिनकर प्रेमचंद का जिक्र करते हैं। वो कहते हैं कि प्रेमचंद का भी मानना था कि जब पुरुष नारी के गुण अपनाता है तो वो देवता बन जाता है, लेकिन जब नारी पुरुष के गुण अपनाती है तो वो राक्षसी बन जाती है। ये एक ही चीज़ के लिए दो अलग अलग नज़रिए हैं, सोचने वाली बात है ना। और ये सोच सिर्फ कहानियों तक नहीं थी, दिनकर आगे बताते हैं कि ये कितनी गहरी थी। यहाँ तक कि कबीर जैसे संत ने भी नारी को एक महाविकार कहा, यानी एक ऐसी चीज़, एक ऐसी कमी जिसे त्याग देना ही बेहतर है। इसी तरह रविंद्रनाथ टैगोर के विचारों का जिक्र करते हुए दिनकर समझाते हैं कि उनके हिसाब से भी नारी का काम खूबसूरत दिखना, आकर्षक होना और प्रेम से भरा होना था। काम, प्रसिद्धि, शिक्षा, इन सब से उसका क्या लेना देना। मतलब उसे एक एक्टिव इंसान की तरह नहीं बल्कि एक खूबसूरत चीज़ की तरह देखा गया। और ये सोच हर जगह थी, साहित्य में, कविता में और यहाँ तक कि धर्म में भी। देखिए फाइनल एग्जाम्पल, दिनकर लिखते हैं कि बुद्ध को भी अफसोस था कि औरतों को भिक्षुणी बनने की इजाज़त देकर उन्होंने गलती की। उन्हें लगा कि इसकी वजह से उनका धर्म जो 5,000 साल चलने वाला था अब सिर्फ 500 साल ही चलेगा। ये दिखाता है कि ये सोच कितनी गहराई तक समाज में बैठी हुई थी। तो इस काफ़ी ब्रूटल एनालिसिस के बाद जहाँ हमने समस्या को समझा, दिनकर एक बहुत ही पावरफुल समाधान देते हैं। और वो समाधान क्या है? वापस अर्धनारीश्वर के सिद्धांत की तरफ लौटना। या समाधान का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि पुरुष नारी बन जाए या नारी पुरुष बन जाए, नहीं, बल्कि समाधान यह है कि हर इंसान, चाहे वो पुरुष हो या नारी, वो दूसरे के गुणों को अपने अंदर समाकर एक बेहतर, एक पूरा इंसान बने, अ कंप्लीट ह्यूमन। दिनकर इसके लिए कुछ खास गुणों की बात भी करते हैं। वो कहते हैं कि पुरुषों को अपने अंदर दया, सहिष्णुता यानी टॉलरेंस जैसी चीज़ें लानी चाहिए, और वहीं नारियों को अपने अंदर साहस, शौर्य यानी वेलर को अपनाना चाहिए और काम की दुनिया में अपनी जगह बनानी चाहिए। और यहाँ आता है दिनकर का सबसे क्रांतिकारी, सबसे रेवोल्यूशनरी निष्कर्ष। वो साफ कहते हैं कि ज़िंदगी का मकसद एक ही है और उस मकसद को पूरा करने का जो मैदान है, जो काम की दुनिया है, उसे बांटा नहीं जा सकता। जिस काम की दुनिया पर पुरुष अपना हक जमाता है वो उतनी ही नारी की भी है। तो पूरी बात का सार बस इतना ही है। और ये दिनकर के विजन की सबसे पावरफुल लाइन है कि हर पुरुष के अंदर नारीत्व की ज्योति भी जगे और हर नारी में पौरुष का स्पष्ट आभास भी हो। यही अर्धनारीश्वर का असली मतलब है। तो ये विश्लेषण हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाता है, क्या हो अगर एक शांत और बेहतर दुनिया की चाबी हमारे बाहर नहीं बल्कि हमारे अपने ही अंदर उस बैलेंस में छिपी हो जिसे हम सदियों पहले भूल चुके हैं। दोस्तों, उम्मीद है आपको अर्धनारीश्वर चैप्टर का मूल विचार और नारी पुरुष समानता का संदेश स्पष्ट रूप से समझ आ गया होगा। अगर वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो तो लाइक ज़रूर करिए, और क्लास 12 हिंदी बिहार बोर्ड के ऐसे ही वन शॉट और एग्जाम ओरिएंटेड वीडियोस के लिए लेगेसी लिटरेचर्स चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। और हाँ, रिवीजन और प्रैक्टिस के लिए वीडियो को दोबारा देखिए और अपनी तैयारी को और स्ट्रांग बनाइए। मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ, तब तक पढ़ते रहिए, सीखते रहिए। जय हिंद।